बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 23 हमने स्टार्ट किया था। आज का हमारा टॉपिक है जीनोमिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आपको क्या मिलता है? बुक्स मिलती हैं, बहुत तरह की होती हैं और समटाइम एक ही बुक की मल्टीपल कॉपीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे जीनोमिक लाइब्रेरी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए जीनोम क्या है। फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इनकोडेड इन एन ऑर्गेनिज्म डीएनए, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर जो उसका फुल सेट ऑफ जीन्स होगा, आपने उसको जो है वो स्टडी करना है। दैट इज़ कॉल्ड जीनोम। ठीक है, हैविंग फुल सेट ऑफ जीन्स, सारी मुकम्मल जीन्स जो उस डीएनए में मौजूद होंगी उसको आप क्या कहेंगे? जीनोम बोलेंगे। अब आपके पास वर्ड है जीनोमिक लाइब्रेरी। उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, यानी लेबॉर्ट्री में जो हम काम कर रहे हैं, हमने जीनोमिक लाइब्रेरी किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहला स्टेप है, वो कह रहा है सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए ले लें और उसको मुख्तलिफ पीसीस में जो है वो काट लें। काटने के लिए आपको 2 दफ़ा लेक्चर में बताया गया कि आपने क्या यूज़ करना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम यूज़ करना है, जो क्या करेंगे, उस डीएनए को मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स के अंदर तकसीम कर देंगे। अब आपने क्या करना है, इन पीसीस को ले लेना है। पीसीस को लेने के बाद आपने इसको किसी भी वेक्टर के साथ अटैच कर देना है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जो प्रोसेस किया था, उन पीसीस को आपने वेक्टर के साथ लगा के बाद में आपने वो टर्म क्या बन जाएगी? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, क्योंकि आपने वेक्टर कौन सा लिया था? प्लाज्मिड लिया था। प्लाज्मिड के अंदर आपने अल्ट्रेशन किया, आपने उसके साथ क्या अटैच कर दिया? इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए। कैसे? यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, देखिए डायग्राम। ये आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया, आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम यूज़ किए हैं, जिसने इस डीएनए को क्या कर दिया है? डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ दिया। ये जो रेड कलर के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जाके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम एक्ट किया है और ये इसने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसको क्या कर दिया है? तकसीम कर दिया है। ये कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअल पीछे डायग्राम है, उसका आपको शेडो जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको छोड़ दें। यहाँ पे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में ये डीएनए डिवाइड हो गया है। सिमिलरली उसने यहाँ पे भी यही किया है। प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड के ऊपर उसने क्या डाला? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। जहाँ जहाँ पे ये रेड पॉइंट्स हैं, वहाँ से ये प्लाज्मिड कट हुआ है। प्लाज्मिड कट होने के बाद ये देखें, ये उसके क्या हैं? ये स्टिकी एंड्स हैं। ये स्टिकी एंड्स बन गए हैं और इन स्टिकी एंड्स के साथ आके हमारे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो क्या होंगे? ज्वाइन हो जाएंगे। जब ये इसके साथ मिल जाएंगे तो ये टर्म आपके पास बन जाएगी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये वही कल वाला काम है सारा। फिर आपने इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को अब क्या करना है? बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना है। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद कल भी हमने पढ़ा था, हर सेल डिवाइड करता जाएगा और उस सेल में आपका जीन। चलें जी, अब हम स्टेप वाइज देख लेते हैं। हमने एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए उसको डिफरेंट पीसेस में कट किया। कट करने के बाद हमने एक वेक्टर लिया यानी प्लाज्मिड और उसके साथ वो कट हुए हुए पीसेस जो थे वो अटैच कर दिया और वो बन गया रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। बैक्टीरियल सेल में जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करेगा और ये प्रोसेस हमारे पास क्या होगा? क्लोनिंग, क्योंकि सेम कॉपीज तैयार होंगी। यानी एंटायर कलेक्शन ऑफ क्लोन्स कंटेन ऑल जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज जीनोमिक लाइब्रेरी। अब आपके पास एक पूरी जीनोमिक लाइब्रेरी बिल्डअप हो चुकी है। ठीक है, आपके पास जितने भी सेल्स आए हैं उन सब के अंदर आपकी मर्जी का जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है? कॉपी होके आएगा। अब वो कहता है कि अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, अब डेफिनेशन हम समझेंगे, अब हमें इजी रहेगा। कहता है कलेक्शन जितनी भी बैक्टीरियल क्लोन्स की आपने की है, बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करवाया था ना, बैक्टीरियल क्लोन्स बने। हम बैक्टीरियल सेल यूज़ किया, बैक्टीरियोफेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है। कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल या बैक्टीरियोफेज क्लोन्स, हर क्लोन के पास पर्टिकुलर सेगमेंट होगा डीएनए का फ्रॉम सोर्स सेल। ये आपके पास सोर्स सेल, ठीक है, जिसके डीएनए को आपने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तोड़ा था और तोड़ने के बाद आपने प्लाज्मिड में उसको इंट्रोड्यूस करवा के बाद में आपने उसको रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बना के आपने बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया था। कि सेम वही प्रोसेस है जो हमने कल किया था। ठीक है, ये चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी? जीनोमिक लाइब्रेरी। कहता है अभी आपने एक ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया। ये देखें, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया ना, अगर आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के डीएनए लेंगे और बहुत सारे सेल हो जाएंगे फिर आपके पास, तो ये टर्म आपके पास क्या कहलाएगी? जीन बैंक। ठीक है, कलेक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने एक लाइब्रेरी बिल्ड की एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को यूज़ करके। जब आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास कलेक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को जब आप लेंगे, जब उनके क्लोन्स तैयार करेंगे, जब उनकी लाइब्रेरीज तैयार करेंगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? टर्म जीन बैंक। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपेयर हो चुकी है, अब आपने इसमें से किसी भी जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या था? सेट ऑफ जीन्स थे, सेट ऑफ
जीन्स थे आपके पास, लेकिन मैं किसी एक पर्टिकुलर जीन को या एक सर्टेन जीन को फाइंड करना चाहती हूँ, उसके लिए फिर मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी प्रोब। ठीक है, टू सर्च अ सर्टेन जीन फ्रॉम द जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी में से, जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या था, सेट ऑफ जीन, बहुत सारी जीन्स थी, उसमें से किसी सर्टेन जीन्स को हमने निकालना है, फाइंड करना है, तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोब। ठीक है, प्रोब इज ए सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस दैट विल हाइब्रिडाइज इनटू सर्टेन पीस ऑफ डीएनए। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जो आपके पास रिलेटेड आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट या जिसको आपने फाइंड करना है, जिस जीन को आपने फाइंड करना है, इसके ऊपर उससे ऑपोजिट सीक्वेंस जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, जब उसके ऊपर मौजूद होगा उसके साथ जाके प्रोब अटैच हो जाएगा। प्रोब अटैच होगा तो आपके पास ईजिली उस पर्टिकुलर जीन की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, अब इस प्रोसेस के थ्रू हमने देखना है किस तरह से हमारा जो प्रोब है वो वर्किंग करेगा और कैसे जाके सर्टेन जीन्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा। इसके लिए सबसे पहले हम अगेन देखते चलें कि प्रोब करता क्या है। प्रोब के पास जो है वो एक डीएनए का ये सेगमेंट है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, उसके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं जो जाके हाइब्रिडाइज जुड़ जाते हैं सर्टेन पीस ऑफ डीएनए के साथ। ठीक है, तो प्रोब यहाँ तो रेडिएशन खारिज करेगा, यहाँ पर चमक जो है वो पैदा करेगा, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस जगह पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है। इसके लिए हमने क्या करना है, इन सारे क्लोन्स को सबसे पहले हमने लेना है, लेके हमने इसको एक पेट्री डिश के अंदर डाल देना है। पेट्री डिश में डालने के बाद हमने इसको ट्रांसफ़र करना है मेम्ब्रेन पर। उसके बाद हमने रेडियो एक्टिव प्रोब जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। ज़ाहिर है रेडियो एक्टिव प्रोब जो हमने लिया है, इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव प्रोब जो हमने लिया है, फ़र्ज़ करें हमने वो ये जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिया, नंबर 1 के कॉम्प्लीमेंट्री लिया। ठीक है, ज़ाहिर है नंबर 1 के कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो जाके जो भी वहाँ पे जीन्स होंगी उसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा या जुड़ जाएगा। इसके लिए अलग जो है आपके पास प्रोब यूज़ होगा, इसके लिए अलग यूज़ होगा, इसके लिए अलग यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोब जो लिया उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस थे वो हमने डाल दिए हैं। ठीक है, जब ये इसके ऊपर जाके गिरेंगे तो होगा क्या, ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जाके ना तो हमें ये सारा प्रोसेस नज़र आता है, ये सारा कुछ मशीन के अंदर होता है, लेकिन यहाँ से और यहाँ से जो है वो रेडिएशन खारिज होना शुरू हो जाएगी। रेडिएशन जब खारिज होंगी तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, मौजूद है। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ से यहाँ तो फर्दर एनालाइजिंग के लिए यूज़ करेंगे, या फिर हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर फ्लास्क में सेपरेट करके मज़ीद आगे बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करवाने के लिए या मज़ीद आगे फ्यूचर में हमें वर्किंग करनी है तो हम इस सैंपल को भी आगे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, प्रोब में हमने जो हमने प्रोब लेना है उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो ऐड करने हैं सीक्वेंसेस, ताकि वो जाके जैसे हमने ये वाला जो है वो सेल लिया। ठीक, जो रेडियो एक्टिव प्रोब है उसने इन्हीं 2 पॉइंट्स पे जाके हमने तो सारी जीनोमिक लाइब्रेरी यूज़ करनी है ना, सारी जीनोमिक लाइब्रेरी यूज़ करनी है, क्योंकि हमने उसमें से सर्टेन जीन्स जो है उनको लोकेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोब। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमने इस प्रोब में कौन से इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री हमने सीक्वेंसेस डाले हैं, तो ये इसी डीएनए नंबर 1 के साथ जाके क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। जहाँ पर ये अटैचमेंट देगा यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से वहाँ से क्या होगी, रेडिएशन खारिज होना शुरू हो जाएगी। तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीसीआर। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम क्यों करवाते हैं, ये मशीन में हम सैंपल अपना क्यों रन करवाते हैं। बेसिकली पीसीआर एक ऑटोमेटिक मशीन है, हमारे पास एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसके अंदर हमने डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो सेट किए होते हैं, और पर्पज़ इसका भी क्या है कि इसने मल्टीपल कॉपीज़ बनानी है किसकी, डीएनए की। वही काम है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, लेकिन काम अब किसके थ्रू होगा पीसीआर के थ्रू। ठीक है, लैब के अंदर ये मशीन यूज़ की जाती है जिसे नाम दिया गया है पीसीआर का। और ये क्यों यूज़ की गई है, वो काम थोड़ा आपने जो अभी तक पढ़ा है वो कितना डिटेल्ड था कि पहले आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट करें, फिर आप एक प्लाज्मिड लें या बैक्टीरियोफेज लें, फिर उसके अंदर लगाएं, फिर उस वेक्टर की मदद से आप बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आगे से आगे जो है वो जैसे जैसे सेल डिवाइड करेगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड करता जाएगा। लेकिन ये काम थोड़ा आसान था, ईजी वे था, और सबसे बड़ी बात यह कि आपको मल्टीपल कॉपीज़ यानी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ मिल रही थी विद ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। थोड़े टाइम में आपको बहुत सारी कॉपीज़ जो थी वो इससे अचीव हो रही थी। कैसे होती हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें होनी चाहिए इस प्रोसेस को रन करवाने के लिए। सबसे पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये नहीं होगा यानी आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। यानी आपके पास डीएनए का फ्रेगमेंट तो होना चाहिए ना, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, हमने डीएनए को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तोड़ा, फिर उस फ्रेगमेंट
फ्रेगमेंट को यूज़ किया तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मैटर करता है। फिर उसके बाद आपने एंजाइम यूज़ करने हैं दैट आर टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम आपके पास यूज़ होगा जिसको आप स्पेसिफिकली किस बैक्टीरिया से अचीव करेंगे, उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हॉट समर के अंदर सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया, आप वहाँ से ये एंजाइम जो है वो अचीव करेंगे और उनको इस रिएक्शन में आप यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद टैग बफर आप यूज़ करेंगे जो सारे रिएक्शन को जो है वो स्टेबल करेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने से बचाएगा। इसके बाद आपने प्राइमर यूज़ करने हैं। प्राइमर भी दो तरह के हो गए, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, और कुछ डीएनटीपीज आपने यूज़ करनी है, ठीक है। वो आपके पास डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, यानी आपके पास एडेनिन, गवानिन, थायामिन एंड साइटोसिन, ये आपने जो है वो यूज़ करनी है इसके अंदर। तो ये आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब वाले इंग्रेडिएंट्स हैं इस सैंपल को या इस मशीन को चलाने के लिए। सबसे पहले आपके पास जो स्टेप्स हैं वो देख लें। सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, फिर है नीलिंग, फिर है रेप्लिकेशन, फिर है होल्ड। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। डीनेचुरेशन स्टेप के लिए आपके पास जो टेम्परेचर है 90 से 94 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, नीलिंग में 70 to 74 होना चाहिए, रेप्लिकेशन में 50 से 70 होना चाहिए और होल्ड में ओनली 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ये स्टेप क्या है। डीनेचुरेशन में सबसे पहले आपने डीएनए का सेगमेंट ले लेना है जो कि क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। आपने टेम्परेचर कितना यहाँ पे रखना है, 94 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, वो डीनेचर हो जाते हैं। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि एंजाइम हमने अचीव कहाँ से किया है, बैक्टीरिया का नाम भी मैं लिख देती हूँ, थर्मस एक्वाटिकस, और ये बहुत ही ज़्यादा हॉट समर्स में रहने वाला बैक्टीरिया है जो वहाँ का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। तो आपने उस बैक्टीरिया के अंदर से एंजाइम लिए होते हैं। ज़ाहिर है जो आपने अपेंडर ऑफ ट्यूब लिया, मैं अभी आगे लास्ट पे आपको एक शॉर्ट समरी जब बताऊंगी फिर बताऊंगी हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की और किस तरह से अपना सैंपल रन करवाया पीसीआर में, इस मशीन में, ठीक है। तो आपने इसमें ये एंजाइम भी तो डाले हुए हैं ना, ये एंजाइम क्या करेंगे, 94 डिग्री सेंटीग्रेड को ईजिली क्या कर लेंगे, बेयर कर लेंगे, और आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये आपके पास डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो इस तरह से खुल के आ जाएगा। ये आपके पास स्टेप है डीनेचुरेशन का। इसके बाद है अनीलिंग। अनीलिंग में सिंपल आपने क्या करना होता है, एडिशन ऑफ प्राइमर ऐड करना होता है। एक प्राइमर आप यहाँ लगा देते हैं, ये आपको पता है 5 प्राइम से 3 प्राइम ये चलता है, और ऑपोजिट इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जो है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 यहाँ से और 3 यहाँ पे, 3 प्राइम यहाँ से चलता है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्राइमर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसे आप कहेंगे फॉरवर्ड प्राइमर, और एक प्राइमर आप ऑपोजिट स्टैंड पे ऐड करेंगे जिसे आप क्या कहेंगे, रिवर्स प्राइमर। अब ये प्राइमर आपने किस तरह ऐड कर देने, ऐसे ही नहीं कर देने। जो आपने सेगमेंट लिया है, जो आपने डीएनए का फ्रेगमेंट जो आपने लिया है, आपने ये देखे सपोज ATGCTA, ये डीएनए के आपके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। प्राइमर लगाते वक्त आपको एटलीस्ट 8 से 10 या इतने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो आपको मालूम होने चाहिए। ये आपके पास डीएनए के सीक्वेंस है, तो ये आपने प्राइमर ऐड किया उसके पास क्या है, ऑपोजिट सीक्वेंस है। देखिए एडेनिन के ऑपोजिट थायामिन, थायामिन के ऑपोजिट एडेनिन, इसी तरह गवानिन के ऑपोजिट साइटोसिन, फिर साइटोसिन के ऑपोजिट गवानिन, फिर एडेनिन और फिर थायामिन। तो ये आपने जो प्राइमर यहाँ पे लगाने हैं ये वो लेने हैं जिनके पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होंगे, इस डीएनए के स्ट्रैंड के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे अटैच होंगे, एक फ्रेगमेंट ये यहाँ पे बना देंगे और एक फ्रेगमेंट ये यहाँ पे बना देंगे। ये आपका प्रोसेस था एनीलिंग का। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो कि लास्ट स्टेप है, उसका नाम है रेप्लिकेशन या एम्पलीफिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन में अब क्या होगा, वो जो प्राइमर हमने ऐड किए थे, एक स्ट्रैंड हमारे पास ये बन जाएगा और एक स्ट्रैंड हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। यानी 2 फ्रेगमेंट्स आपके पास बन जाएंगे और उन फ्रेगमेंट्स के ऊपर सारी की सारी उस जीन की कॉपी क्या हो चुकी है, इनकोड हो चुकी है। सेम इन्फॉर्मेशन ऑन बोथ स्टैंडर्ड, डिकोडिंग ऑफ जीन्स कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी सेम रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, रेप्लिका, सेम रेप्लिका आपके पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब लास्ट आपके पास जो था चौथा स्टेप वो था होल्ड। होल्ड में आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देके आपने कुछ टाइम के लिए इस प्रोसेस को स्टेबल करने के लिए आपने रखना होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने सैंपल को, ताकि जो भी काम आपने किया है वो स्टेबल हो सके, ठीक है, स्टेबलाइजेशन हो सके उस काम की। तो यहाँ पे आपके, नहीं तो आपको पता है कि सैंपल यहाँ तो फट जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर दे के उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए
ऐसे ही रखे पड़े रहने देना, ताकि वो चीज़ जो आपने बनाई है या जो भी फ्रेगमेंट्स या जो भी कॉपी मटेरियल हुआ है वो अपनी जगह पे कायम रहे। होल्ड का मतलब भी तो यही होता है ना, अपनी जगह पे रुक जाना, टिक जाना। यहाँ पे एक शॉर्ट समरी है, देखें आपने एक फ्रेगमेंट लिया था डीएनए का, पहले उसकी ये कॉपीज़ बनी, फिर दो की आगे से 4 बनी, 4 की 8, इस तरह से जितनी आपके पास डीएनए डिवाइड होते जाएंगे उसमें साथ साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो डिवाइड होता जाएगा। ये काम आपके पास एक चीप सोर्स है और सस्ता भी। आपने सिंपली क्या किया है, एक आपने अपेंडर ऑफ ट्यूब लिया है। अपेंडर ऑफ ट्यूब में आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है। जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद आपने इसमें टैग पॉलीमरेज इंजाइम डाले हैं। टैग पॉलीमरेज के साथ आपने इसमें टैग बफर डाला है। टैग बफर डालने के साथ साथ आपने इसको क्या किया, सारे सैंपल को रन आउट कर दिया मशीन पे। मशीन कौन सी आपके पास, पीसीआर है, ठीक है। इस पीसीआर में अब आपने डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर हर प्रोसेस में, ये ऑटोमेटेड मशीन होती है, सारा काम ऑटो पे लगा होता है कि पहले इतने टाइम के लिए इतने टेम्परेचर पे आपका सैंपल रन करेगा, फिर आगे इतने टाइम के लिए इतने पे, फिर आगे इतने पे, फिर आगे इतने टाइम पीरियड के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिर्फ रन करेगा, ताकि आपका सैंपल जो है वो ईजीली जो है वो जो भी तैयार हो चुका है वो अपनी जगह पे कायम रहे। तो ये आपके पास प्रोसेस है और ये एक चीप सोर्स है और काम वही है सारा। इस तरह से हम मल्टीपल कॉपीज शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। होपफुली आपको समझ आएगा। इस टॉपिक में से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बना लेने हैं, ठीक है। पीसीआर के बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। ज़ाहिर है चैप्टर में से लॉन्ग तो आना नहीं, तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग पॉलीमरेज ये आपने याद रखना है, ये किस लिए यूज़ होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है छोटे छोटे जो आपने याद रखने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।